नमस्कार दोस्तों आज दिल्ली के भीतर नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हलवा बनाया गया। जी हां, बजट से पहले अक्सर बजट की जब आखिरी दौर की तैयारियां चल रही होती है तो उस दौरान हलवा बनाया जाता है और उस हलवा वाले कढ़ाई के भीतर जो कलछुल होता है वो कलछुल देश के वित्त मंत्री चलाते हैं। इस समय भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वही उस हलवा के कढ़ाई वाले कलछुल को चला रहे थे। और हलवा कितना मीठा या फिर कितना तीखा, हलवा तीखा नहीं होता है, इसीलिए शायद भारत देश की बजट हमेशा एक चकाचौंध को दिखाता है। लेकिन आज जब हम आपको बता रहे हैं तो एक बात आज समझ लीजिए कि दिल्ली के रायसीना हिल्स के ऊपर बाबुओं की या कहे नौकरशाहियों की आवाजाही जो है कम हो चली है। इसकी बड़ी वजह शायद उसी डाटा, उसी आंकड़ों का खेल है जिसके जरिए विकसित भारत का नक्शा एक बार फिर से खींचा जाएगा। जी हां, 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन के दिशा में बढ़ते हुए आगे कदम बताए जाएंगे। लेकिन भारत देश के आर्थिक सलाहकारों के भीतर एक डर तो है, और वो डर जब सवाल के शक्ल में मंत्री महोदय से पूछ लिया गया कि क्या आपको डर नहीं लगता है, इतनी बड़ी संख्या में इस भारत देश के भीतर टैक्स वसूली की जाती है, उस टैक्स के आश्रय इस भारत देश के भीतर खास तौर पर जो मिडिल क्लास है उनकी जो परिस्थितियां हैं, अगर उसके भीतर सुधार नहीं हुआ तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आखिर भारत का बाजार आगे बढ़ ही नहीं सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे इस भारत देश का उत्पादों को लेकर के खुदरा मार्केट हो। कंजम्पशन धीरे धीरे करके कम हो रहा है, उसमें मुश्किल हालातों के भीतर वह ईएमआई भी चुका पाने की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं नहीं। और ऐसे में पेंशन तक के पैसे से लोग अपने घर बार को, अपने राशन, अपने किचन को चलाने के लिए मजबूर हो चले हैं। जो पेंशन का पैसा भविष्य में कभी कोई मुश्किल ना पड़ जाए, इसलिए उसे रखा जाता था। शायद इकोनॉमी एडवाइजर का यह सवाल मौजूदा सरकार के सवाल में गूंज रही है। इसीलिए इस समय में देश के भीतर जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से लगातार डामाडोल है, 2-3 सवाल इस भारत देश के सामने हैं। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का सामना करना है, ये ट्रंप का रूल है, उससे कैसे निजात मिलेगी ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जानते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के पूरा विश्व इस समय असमंजस की स्थिति में है। दूसरा सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्टर को इस दौर में सरकार भी बचानी है, और सरकार बचाने का सीधा सीधा मतलब यह होता है जो सरकार को थामे हुए हैं उसमें खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार, जिन्होंने आज चंद्रबाबू नायडू मुलाकात भी की। और इस मुलाकात के दौरान यह भी सवाल उठा कि आखिर कहां कहां कितना कितना पैसा किन राज्यों को देना है, और उसी के आश्रय राजनीति कैसे आने वाले समय में साधनी है। यानी यह कहे कि भारत को चलाने के लिए मौजूदा सत्ता से बेहतरीन कुछ भी नहीं होता है, बजट कुछ ऐसा तैयार करना है। शायद इसीलिए आज की मुलाकात की इस फोटो को, इस तस्वीर को आप भी एक बार देख लीजिए। तो ये वीडियो फुटेज, ये तस्वीर ये बताती है ये सरकार को बचाना है, ये वित्त मंत्री की पहली प्राथमिकता होती है। और वहीं पर एक अगला सवाल है कि इस भारत देश के भीतर आरबीआई है, महंगाई से निजात दिला नहीं पा रहा है, रुपया जितना नीचे गिरते चला जा रहा है डॉलर की तुलना में, उस बात को लेकर के कोई उपाय उसके पास है नहीं। अब यहां पर एक नया सवाल बैंकों को लेकर के कि बैंकों के पास लिक्विडिटी कैसे बढ़े, इसके लिए नए नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यानी यह कहे कि देश के प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या आरबीआई हो, तीनों के सामने मौजूदा समय में सवाल है। मौजूदा समय में तो एक सवाल यह है कि उस इकोनॉमी एडवाइजर का सवाल है कि जो टैक्स इतना बढ़ाया गया है, क्या उसके भीतर रियायत देने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसी तमाम सारे सवाल के अक्ष तले जो खाचा तैयार किया जा रहा है वो सच में इस भारत देश की डामाडोल अर्थव्यवस्था के भीतर परिस्थितियां तो है, क्योंकि शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, जीडीपी नीचे जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे जा रहा है। कोर सेक्टर जो करीब 8 बड़े प्रोडक्ट किसी भी देश को चलाते हैं, और खास तौर पे कहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, वो माइनिंग हो सकता है, वो लोहा हो सकता है, वो कोयला कोल हो सकता है, वो एनर्जी हो सकता है, ऊर्जा, सब कुछ नीचे इस दौर में क्यों जा रहा है। यानी पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर आखिर क्यों बैठी पड़ी है। और इन तमाम बातों के बीच देश के भीतर महंगाई लगातार बढ़ रही, चाहे सब्जी हो, फल हो, चावल हो, दाल हो, तेल हो, नमक हो, कुछ भी हो, लहसुन हो, इस सब के आरबीआई के पास उस मिडिल क्लास परिवार को ईएमआई से निजात दिला पाने की स्थिति में आरबीआई आ नहीं पा रही है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो विदेशी पैसा भारत के शेयर मार्केट में लग रहा है वो लगातार पैसा निकाला जा रहा है। तो फिर ऐसे में कहानी इतनी बड़ी हो चली है और इतना ज्यादा हो चली है कि अगर मौजूदा समय में अमेरिकी नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
और युद्ध की परिस्थितियों का थमना और उसके बाद भारत देश की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, शायद इतनी बड़ी बेचैनी मौजूदा सरकार के भीतर समा गई है कि उसको अब तय करना ही पड़ेगा कि क्या टैक्स इस बार खत्म कर दिया जाए, कम किया जाए, या फिर यह कहे कि जस का तस रखा जाए या टैक्स को बढ़ाया जाए। यहां पर कोई दूसरा उपाय भारत के इकोनॉमी के पास इस दौर में बचता नहीं है। टैक्स के आसपास पूरी परिस्थितियां घुमर रही है। तो क्या सच में भारत के इकोनॉमी एडवाइजर के सुझाव टैक्स को लेकर के सरकार ने उसके ऊपर क्या गंभीरता से सोचना शुरू किया है क्या? और ये कि ऐसी परिस्थिति होती है जिसके भीतर अमेरिका तक के भीतर जब नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहने से चूके नहीं कि हमने तो एक एक्सटर्नल पॉलिसी बनाए हैं जिसमें बाहर से जो सामान आता है उससे ही इतना पैसा निकाला जाए कि अपने देश के भीतर में टैक्स ना लिया जाए। अगर अमेरिका के भीतर टैक्स कम या फिर न लेने की स्थिति में उसकी इकोनॉमी पॉलिसी अगर आती है तो क्या भारत उसी रास्ते को पकड़ने चला है? क्योंकि मौजूदा समय की सच्चाई पहले आप समझ लीजिए। इस भारत देश के भीतर में जो बजट चलाने के लिए जितना सारा पैसा आता है उसके भीतर से 90% से ज्यादा पैसा टैक्स के जरिए आता है, टैक्स कलेक्शन के जरिए। आसानी से अगर समझे तो इस भारत देश के भीतर जो इनकम टैक्स इस बीते हुए बजट को देखें 2024 से 25 के बजट जो है, अब तो 25-26 का बजट आएगा, तो 24-25 के बजट सत्र के दौरान इनकम टैक्स देश के भीतर उसमें करीब करीब मिडिल क्लास की संख्या करीब करीब 99% के आसपास होती है। उससे इनकम टैक्स की वसूली 30% की होती है। कुल टैक्स की वसूली में से 30% इनकम टैक्स का होता है। समझ जाइए, जीएसटी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के आश्रय जो टैक्स की वसूली की जाती है वो करीब 28 यानी 28% है। दोनों जोड़िएगा तो ये करीब करीब 58% हो गया। यानी ये कहे कि कुल टैक्स का 58% इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स का जिक्र किया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स 27% है, यानी इनकम टैक्स और जीएसटी से कम कॉर्पोरेट टैक्स है। वो कॉर्पोरेट टैक्स जिस कॉर्पोरेट का नेटवर्थ इनकम टैक्स और जीएसटी वसूली करने वाले इस भारत देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसके भीतर समा जाए और उनका जो पूरी पूंजी हो उससे ज्यादा यह कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले लोगों के पास पूंजी होती है। तो उससे 27% कॉर्पोरेट टैक्स से आती है। एक्साइज ड्यूटी के साथ करीब 8% के आसपास होती है। कस्टम के जरिए 6% के आसपास, यानी कस्टम और एक्साइज मिलाकर के 14% के आसपास होती है। सबको मिला दीजिएगा तो 99.5% के आसपास होता है। अब ये समझिए कि यानी करीब 0.5% जो दूसरे टैक्स और सेल्स के जरिए जो है वसूली की जाती है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि इसके अलावे कोई भी कमाई भारत सरकार क्या कर नहीं पाती है? जी हां, बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। दरअसल सरकार की कमाई इस दौर में कुछ इससे इतर हट के है ही नहीं। अगर इस देश के भीतर सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार अगर हर चुनाव के भीतर अगर बनाया गया है तो इस बात को कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये सवाल इकोनॉमी एडवाइजर का दूसरा सवाल था। क्योंकि खुद मंत्री महोदय का यह कहना था कि एक तरफ राज्यों के भीतर जो राजनीति सत्ता साधने के लिए जो वहां पर लाभार्थी पैदा किए जाते हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में, और अलग उसके दायरे के भीतर इस भारत देश की कुल लाभार्थियों की संख्या अगर सेंट्रल की स्कीम है और स्टेट की स्कीम है, अगर दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो ये बात आपको आज जान करके हैरानी होनी चाहिए कि इस भारत देश के भीतर में करीब करीब 98 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। उसके भीतर महिलाएं भी शामिल है, उसमें बच्चे भी शामिल है जिसको मुफ्त में शिक्षा का जिक्र हो रहा है। उसके भीतर बुजुर्ग भी आते हैं, उसमें बिना नौकरी पेशा करने वाले लोग भी आते हैं। बुजुर्ग जो पेंशन मिलता है उसमें नहीं पढ़ाई करवाने वाले तबका भी शामिल है, यानी कोई बचा ही नहीं है। और इन तमाम बातों के बीच लाभार्थी के आश्रय चलते हुए इस भारत देश के भीतर अगर आपने कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं किया तो फिर स्थिति नाजुक हो जाएगी। ये सवाल भी इकोनॉमी एडवाइजर का है कि राजनीतिक तौर पे फैसला तो लेना पड़ेगा, डर नहीं लगता है क्या? अन्यथा आप उपाय करते रह जाएंगे, रास्ता आपके सामने कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जो टैक्स की वसूली की जाती है उसमें से करीब 21% स्टेट को देना पड़ता है। स्टेट की भी भागीदारी है, लेकिन उस 21% में से बीते वित्तीय वर्ष में भी जो पैसा स्टेट्स को दिया गया वो करीब 9% के आसपास, यानी ये कहे 12% पैसा स्टेट को नहीं दिया जा पा रहा है। ये परिस्थिति है और ये परिस्थिति नाजुक होती है। अगर सिलसिलेवार तरीके से इस बात को आप समझना चाहते हैं तो इस भारत देश को कैसे चलाया जाता है आज आपको काफी दूर तक सोचने की जरूरत नहीं। आप सोच लीजिए, इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह और है भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स भी हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स,
और कोऑपरेटिव्स को लेकर के जिन बातों का जिक्र करते हैं, आज वो पूना के अंदर थे और लगे इस बात को बताने की किस तरीके से खेती जो की जाती है उस खेती के भीतर किन किसानों को कितना फायदा मिलेगा। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में एक तरफ किसान सम्मान निधि है जिसके दायरे में आने वाले छोटे और सीमांत किसानों की संख्या करीब करीब 9.5 करोड़ के आसपास है। उससे इतर यानी उससे हट करके भारत के भीतर खेती के नए रास्ते तलाशते हुए और मुनाफे का उपाय का जिक्र करते हुए जो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह यानी बतौर कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं, एक पल के लिए आज आप वह भी देख लीजिए, क्योंकि चलती हुई कहते हैं ना कि फिल्म के अंदर एक इंटरटेनमेंट का एक नया अध्याय है कि देश के भीतर आने वाले बजट और इस भारत देश के किसानों को जिनको लागत भी नहीं मिल पाती है उससे हट करके उनको मुनाफा, उनको फायदा किस रूप में मिल सकता है। छोटा सा वीडियो क्लिप है, देख लीजिए आप। आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की। देखा आपने, ये बताने और सुनाने की जरूरत आज इसलिए भी थी क्योंकि इस भारत देश के भीतर खेती से जुड़े हुए लोगों की संख्या सरकारी डाटों में यानी सरकारी आंकड़ों में करीब 52% के आसपास है। यानी ये कहे कि इस भारत देश में 52% लेबर्स यानी 52% मजदूर खेती से जुड़ा हुआ है और खेती के जीडीपी के भीतर करीब करीब खेती से 18% योगदान मिलता है। यह भी आप समझिए कि रईस, गरीब, मिडिल क्लास की रेखाएं कैसे खींची जाती है। लेकिन सवाल आज उस टैक्स का है जिस टैक्स के आश्रय इस देश को चलाया जाता है। यानी यह कहे कि 92% टैक्स वसूली इस भारत देश के भीतर बजट के तमाम कार्यकलापों को पूरा करती है। अगर उस 92% टैक्स वसूली के भीतर से करीब 21% एस्टेट को देना पड़ता है जो नहीं दे पाए, इंटरेस्ट 19% देना है जो कि नहीं चुका पाए। इस समय इस बार केवल 11% इंटरेस्ट पेमेंट दिया गया, अब तक किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि जो सेंट्रल सेक्टर की जो या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो तमाम सारी योजना है उस पर कितना बजट खर्च होता है। ये करीब करीब 24-25% जो है, यानी 1 रुपये में 25 पैसे, 100 रुपये में 25 रुपये, 1000 रुपये में 250 रुपये उस योजनाओं पे खर्च होते हैं जिसके जरिए वोट का जुगाड़ किया जाता है। और उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो सरकार कहती है क्या, हमने देश में सब्सिडी दे रखी है। सब्सिडी केवल 6% है, पेंशन केवल 4% है, 6-4-10, और इसके अलावा फाइनेंस के और तमाम सारे को मिला दीजिएगा तो 9% और है। और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन का सवाल आप कर सकते हैं, इस पे कितना खर्च किया जाता है। एक चीज समझ लीजिए कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है जो पैसा 20 वर्ष पहले इस भारत देश के बजट के भीतर जो पैसा खर्च होता था उसके बराबर खर्च होता है। यानी ये कहे कि अभी भी हम हेल्थ में 2% जीडीपी का पार नहीं कर पाए। एजुकेशन सेक्टर की भी कमोबेश यही परिस्थिति है। तो फिर पैसा कैसे दे? हैंड टू माउथ की स्थिति में क्या भारत देश की स्थिति को लाकर टैक्स वसूली एकमात्र रास्ता देश के भीतर बन गया है क्या? तब इसके भीतर एक एक कदम आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए और समझिए कि इस भारत देश के भीतर में आखिर पैसे की उगाही और पैसे का खेल करने के लिए जो अलग अलग तरीके से जो इंडस्ट्री काम करती है, वो बैंकों से लोन लेती है और लोन का पैसा वो नहीं दे पाती है, वो धीरे धीरे करके एनपीए के भीतर तब्दील हो जाता है और उस पैसे को दिखाई ना दे इसके लिए सरकार रिटर्न ऑफ कर देती है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस देश के कुल एनपीए में से करीब करीब 37% पैसा जो है वो इंडस्ट्री ने लिया, जिस इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन करना और लेबर को नौकरी देना। यहां पर भी सारी चीजें धराशायी हो गई और इन सब मापदंड के लिए जो एनसीएलटी तैयार किया गया यह सोच करके कि इसके आश्रय जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो काम करती है उसके आश्रय एनसीएलटी बनेगी, तो जो बैंक करप्ट होने वाली इंडस्ट्री जो है उसकी सही कीमत मार्केट के भीतर लगाया जा सके, उससे वसूला जा सके। लेकिन बार बार हमने आपको बताया, एक और नई खबर आई थी कि सरकार एनसीएलटी के भीतर काम करने वाले जो लोग हैं, जो स्टाफ्स हैं, उसको वेतन तक नहीं दे पा रही है।
यानी ये सवाल नहीं है कि मुंबई ऑफिस के भीतर 7,000 केसेस एनसीएलटी के भीतर अटके पड़े हैं, 70,000 के डिस्ट्रीब्यूट फंसे पड़े हैं, लेकिन 140 एम्प्लॉय हैं, 140 जिसमें कुछ आउटसोर्स से आए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, इनको सैलरी पेमेंट ना हो और करीब 6 महीने से पेमेंट ना मिला हो तो वह अपने ईएमआई कैसे चुका पा रहे होंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री का बैंक क्रप्सी के तहत उसको मार्केट के भीतर बेचने और खरीदने के कागज दस्तावेज किताब को सब कुछ संभाल रहे होते हैं। इसीलिए उस इकोनॉमी एडवाइजर के बात पर दोबारा से आप लौटिए, वो इस बात को जान रहा है, समझ रहा है कि इस भारत देश के भीतर टैक्स का मार क्या है। टैक्स की मार शायद इस देश के लोगों को उस दीवार तक पहुंचा चुकी है जिसके पीछे वह जा ही नहीं सकता और आगे बढ़ने पर उसकी जिंदगी अब चल ही नहीं पाएगी। तो फिर वहां से वह गुस्से में विरोध करेगा और इस राजनीति परिस्थितियों के भीतर 5 ट्रिलियन के समानांतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 ट्रिलियन का जिक्र किया कि एक दशक में हमारे देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की होगी। 5 ट्रिलियन हुआ नहीं, 5 ट्रिलियन डॉलर की जो बात होती है वो अभी तक हुए नहीं है। अब यहां पर लौट करके आइए उस मार्केट के भीतर, जो मार्केट इस भारत देश के मिडिल क्लास के जरिए चलता है। हो सकता है उस दायरे में आपको आज ये लगे कि शेयर मार्केट भी उसके भीतर एक है। सच में शेयर मार्केट एक है और शेयर मार्केट की स्थिति को शायद आज आप समझना चाहेंगे तो इस बात से भी आप समझिए कि सितंबर से लेकर के जनवरी 2025 तक जो म्यूचुअल फंड होता है, जो रिटेल का इन्वेस्टर जो पैसे से खरीदता है मार्केट के भीतर सामान, उसी तरीके से वो शेयर मार्केट के भीतर भी रिटेल इन्वेस्टर होता है और उसका करीब 27 सितंबर 2024 से आज के दौर तक यानी आज के वक्त तक करीब करीब 55 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ डूब गए। सितंबर में हाईएस्ट पे था इस देश का शेयर मार्केट। और उसको अगर इस दौर में आज समझना चाहे तो आज जब उस चीज को, जब डाटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे और देखिएगा कि आखिर इस भारत देश के भीतर का सच आखिर है क्या, तो आपको पता चलेगा कि 85,978 तक गया था, यानी आज 75,000 से कम है, यानी 12% से नीचे सेंसेक्स गिर गया। निफ्टी के भीतर भी जो 26,000 को पार था आज 23,000 के आसपास घूम रहा है। इसके भीतर भी करीब 12.5% के आसपास नीचे यानी डाउनफॉल हुआ। और जो शेयर मार्केट को जो व्यक्ति समझते हैं बेहतर तरीके से, वो समझ ले कि सितंबर से जनवरी के बीच मिड कैप जो करीब 13%, बीएससी का लार्ज कैप करीब करीब 13.5% और इस सब मतलब नीचे आता है। और जो कहते हैं ना चलता फिरता बाजार जो भारत देश का नजर आना चाहते हैं, उसके भीतर का सच यह है कि निफ्टी के भीतर ऑटो के क्षेत्र में जो शेयर मार्केट नीचे गिरा है वो करीब 19.22% के आसपास है। जो बैंक के शेयर गिरे हैं निफ्टी के भीतर वो करीब करीब 10% के आसपास है। जो ऑयल एंड गैस, जो एनर्जी का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा शेयर बढ़ने चाहिए, वो करीब इस दौर में 17.47% नीचे गिरा है। यानी जो मेटल का क्षेत्र है इस भारत देश के भीतर, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र लगातार हो रहा है। सरकार पिछले बजट सत्र के दौरान बता चुकी है कि हम कितना पैसा लगाएंगे, लेकिन मेटल के क्षेत्र में भी करीब करीब 15 यानी 15.23% शेयर नीचे आया है। और जो आईटी सेक्टर की धूम जो है दुनिया के मार्केट में और भारत के इंटेलेक्चुअल्स के आश्रय और आईटी सेक्टर के आश्रय धूम मचाती है, और वही सर्विस सेक्टर अमेरिका तक के भीतर डंका पीटता है भारत का, उसका शेयर भी करीब करीब 1.45% नीचे ही गिरा है। आखिर इसके बीच रास्ता है क्या? टैक्स के भीतर रियायत न देने पर देश की जनता सामने खड़ी है। रियायत देने के बाद कोई रास्ता मौजूदा सरकार को सूझता है या फिर नहीं सूझता है, आज लगता है। इसके ऊपर महत्वपूर्ण बात यह है ना इसके भीतर कि इस समय भारत रूस से करीब 30% छूट के साथ कच्चा तेल अब शायद नहीं ले पाएगा। अमेरिका ने पाबंदी बढ़ा दी है। तेल के बाद टैंकर्स के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी। और टैंकर्स मतलब कंपनियां बता रही जिसमें बीपीसीएल भी है, वह भी उसका भी कहना है कि दरअसल 31% के आसपास छूट मिल रही थी दिसंबर के क्वार्टर तक, उसके बाद घटने शुरू हुई, 20% के आसपास हुआ। लेकिन 10 जनवरी 2025 में जो उससे पहले जो भी तेल की मांग की थी, क्योंकि 10 जनवरी को अमेरिका ने तेल के टैंकर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। अब जो तेल आएगा वो मार्च के महीने तक आ सकता है। मार्च के 12 तारीख के बाद हमें उसी मार्केट से दोबारा तेल खरीदना होगा जिससे पहले लेते थे, जो मनमोहन सिंह का काल हुआ करता था, जिस समय युद्ध नहीं था। और ऐसे में तेल की कीमत के बावजूद भी भारत के बाजारों के भीतर तेल का दबाव और बोझ उस रूप में नहीं था जो मौजूदा समय में है। यानी ये कहे कि एक ऐसी परिस्थिति कि आपके पास रास्ता आखिर इस दौर में है क्या, ये कह पाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में कोई भी नहीं है। क्योंकि भारत 85% तेल की जो खरीदारी बाहर से करता था उसमें 38% वो केवल रसिया से मंगाता था। अब दोबारा से इराक, सऊदी अरब और यूएई का रास्ता भारत को देखना होगा और वहां पर तेल की कीमत एक झटके में
आपको उस पोजीशन पे लाकर खड़ा करेगी जिस पोजीशन में आप भारत के भीतर 100 रुपए तेल प्रति लीटर बेचना जो चाहते हैं, आप बेच तो सकते हैं, लेकिन आपके इकोनॉमी के भीतर कोई मदद नहीं होगी। जो बीते दिनों करीब करीब 70,000 80,000 करोड़ की आपको रियायत राहत के साथ इकोनॉमी बढ़ती रही और आप दूसरे जगह पैसा उड़ाते रहे, तो क्या होगा? जो इकोनॉमी एडवाइजर का सवाल है, क्या टैक्स को लेकर के कोई इस दौर में डर नहीं हो रहा है क्या? यहां पर इस बात का जिक्र इसलिए भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो भारत अमेरिका के भीतर तमाम सारे सामान को जो बेचता है, यानी जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका देश को, और जो भारत जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आयात और निर्यात का जो खेल करता है चीन के साथ, आपको इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका में भारत ज्यादा माल भेजता है और कम माल मंगाता है, चीन से ज्यादा माल मंगाता है और कम माल भेज पाता है, तो इसका सीधे सीधे डॉलर पर असर, सरकारी खजाने पर असर। अमेरिका से अभी तक जो फायदा हो रहा था वो हर साल करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो सरप्लस था बैलेंस का, एक्सपोर्ट आयात और निर्यात का, और चीन के साथ जो घाटा हो रहा था वो करीब 7 लाख करोड़ का। अब ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका 10% चीन के ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा तो चीन अपने सामान को लेकर दोबारा भारत के भीतर और सस्ते में माल लेके घुसेगा क्या? और भारत की अपनी इंडस्ट्री उस दिशा में कुछ आगे काम कर पाने की स्थिति में नहीं है क्या? क्योंकि आपने कहा कि उस दिशा में कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसका जिक्र बार बार होता है कि एमएसएमई आपने खत्म कर दिया और चंद कॉर्पोरेट को बढ़ाते चले गए, और उसके बाद इस भारत देश के भीतर बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, बेरोजगार मतलब प्राइवेट सेक्टर को फायदा चाहिए, जनता के ऊपर लगातार बोझ बढ़ते जा रहा है। तो क्या सच में उस इकोनॉमी एडवाइजर की बात आज कितनी सही है कि डर नहीं लगता है? इतना ज्यादा टैक्स आप वसूल रहे हैं, और इसको वसूलने के साथ साथ एक सवाल मौजूदा वक्त में यह भी है कि भारत देश के भीतर जो इस समय जो बड़ा रोजगार जो मिलता था, जिस क्षेत्र के भीतर, उसमें टेक्सटाइल था, उसमें लेदर था, उसमें फुटवेयर था, उसके भीतर जेम्स एंड ज्वेलरी था। आप डाटा पहले जाकर के देख लीजिए कि जो सरकार का कहना था, जो डाटा है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में $2 बिलियन का 2018-19 की तुलना में आज की तारीख में हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो सेक्टर है उसमें करीब करीब $8 बिलियन कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेदर के फील्ड में करीब करीब आज $1 बिलियन की कमी आई है, उसमें गिरावट आई। फुटवेयर के भीतर भी कुछ कमी आई, यानी यह क्या कि हर सेक्टर में कमी आई, और जिन जगह पर जो लेबर जुड़ा हुआ सेक्टर था वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो संकट जो काम कर रहे थे उनके भीतर भी है। लेकिन सवाल यह है कि दोबारा पूरी उस कड़ी को जोड़िए और आखिरी अंत में सवाल आपके मन में यही आएगा, क्या पहली बार सरकार क्या कोई क्रांतिकारी फैसला लेने जा रही है? क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी इसको इस बात की इजाजत नहीं देगी कि वह उस शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो जाए, उस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के आश्रय निर्भर रहे, टिका रहे, जो भारत के मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं वो सिमटता जा रहा है। लोग वापस विदेशी मुद्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक डाटा आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस चीज को आप खंगाल करके देखिए कि मौजूदा समय में जो भारत के मार्केट के भीतर जितना पैसा लगता है उसमें हर साल जितना पैसा निकाला जा रहा है, या फिर आप ऐसे समझे कि हर महीने जितने पैसे विदेशी पूंजी भारत के शेयर मार्केट के भीतर लगी हुई है, वो हर महीने जितना निकलता है उतना घरेलू लोग पैसा लगा पाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में है ही नहीं। इसीलिए करीब करीब आप ये समझिए कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए सितंबर के बाद से अब तक पैसा निकाल लिया गया शेयर मार्केट से, और जो घरेलू निवेशक हैं जो उसकी भरपाई कर पाने में थे, उसमें भारत में LIC है, उसमें बैंक है, उसके भीतर तमाम सारे और भी सेक्टर हैं, और सरकार के भीतर जो सर्विस सेक्टर के भीतर जो अपने तौर पर पब्लिक सेक्टर है उसके भीतर का सचिव मौजूदा वक्त में यह कि अब उसके कोई मूल्य FIs के सामने इस दौर में बचा नहीं है। और FIs इस दौर में भारत की पूंजी को शेयर मार्केट को संभालने के लिए लगा रही है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अगर विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया तो फिर 2,18,000 करोड़ रुपए की खरीद यहां से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने खरीद कर डाली है। यही होती है बैलेंस, यही होते हैं चेक। तो ऐसे में रायसीना पहाड़ी पे कदम बढ़ते हुए किसी ब्यूरोक्रेट्स, किसी नौकरशाह को अगर आपसे मिल जाए तो उनसे बात पूछिएगा जरूर कि आखिर देश के भीतर इकोनॉमी की हाल है क्या। और बजट से पहले अगर मिल जाए तो पूछ लीजिएगा क्या सरकार के माथे पर सिकन माथे, सरकार को डर इस वक्त में टैक्स को लेकर के, टैक्स फेयर के परेशानियों को लेकर के और भी तमाम सारे सवालों को लेकर के, अगर इन सबसे अगर न बात हो पाए तो इस भारत के वित्त मंत्री आज हलवा बनाने के वक्त कई ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात हुई। हलवा बनाते समय उसके भीतर भी हंसी ठहाकों के बीच एक ही बात लगातार गूंज रही थी कि हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया के भीतर तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। उसके बाद टारगेट $10 ट्रिलियन का है, और बजट का मर्म तो 2047 के भीतर भारत को विकसित बनाएगा ही। तो फिर ऐसे में हलवा का मजा अभी फिलहाल आप लोग लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद।